भारत के इतिहास में कुछ व्यक्तित्व ऐसे हैं जिनका जीवन केवल उनकी अपनी कहानी नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के संघर्ष और अधिकारों की कहानी बन जाता है। डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर उन्हीं महान व्यक्तित्वों में से एक थे। उन्होंने अपने जीवन में सामाजिक भेदभाव, अपमान और कठिन परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन शिक्षा, तर्क और संघर्ष को अपना हथियार बनाया। आगे चलकर वे अर्थशास्त्री, कानूनविद, समाज सुधारक, राजनेता और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि वे भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने और संविधान निर्माण की प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाई। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू में हुआ था, जो उस समय मध्य प्रांत का हिस्सा था और आज मध्य प्रदेश में स्थित है। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश भारतीय सेना में सूबेदार थे। आम्बेडकर का परिवार महार समुदाय से था, जिसे उस समय सामाजिक व्यवस्था में अस्पृश्य माना जाता था। बचपन में उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्कूल और सार्वजनिक जीवन में उनके साथ होने वाला भेदभाव उनके व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डालता गया, लेकिन इन परिस्थितियों ने उनकी शिक्षा के प्रति लगन को कमजोर नहीं किया। आधिकारिक जीवन वृत्तांतों में भी उनके शुरुआती जीवन में हुए सामाजिक भेदभाव और शिक्षा के प्रति उनकी असाधारण प्रतिबद्धता का उल्लेख मिलता है। 1907 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और आगे एल्फिंस्टन कॉलेज, मुंबई में अध्ययन किया। उस समय उनके लिए उच्च शिक्षा हासिल करना अपने आप में बड़ी उपलब्धि थी। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की। इसी छात्रवृत्ति ने उनके जीवन की दिशा बदल दी और उन्हें विदेश में पढ़ाई का अवसर मिला। 1913 में आम्बेडकर अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति, समाजशास्त्र और अन्य विषयों का अध्ययन किया। कोलंबिया का वातावरण उनके बौद्धिक विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ। वहां उन्हें आधुनिक विचारों, लोकतंत्र, अर्थशास्त्र और सामाजिक न्याय से जुड़े सिद्धांतों को गहराई से समझने का अवसर मिला। उन्होंने वहां एमए किया और अर्थशास्त्र में शोध कार्य आगे बढ़ाया। कोलंबिया विश्वविद्यालय ने बाद में उनके शोध को डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। विदेश में शिक्षा के बाद भी उनकी यात्रा आसान नहीं थी। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र का अध्ययन किया और ग्रेज इन में कानून की पढ़ाई की। 1923 तक उन्होंने लंदन में अपनी उच्च शिक्षा पूरी की और बैरिस्ट्रेट लॉ की योग्यता भी हासिल की। उनका आर्थिक शोध भारतीय मुद्रा और वित्तीय व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित था। उनकी प्रसिद्ध कृति द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी भारतीय मुद्रा व्यवस्था के अध्ययन से जुड़ी थी। जब आम्बेडकर भारत लौटे तो उनकी उच्च शिक्षा और डिग्रियां उनके साथ थीं, लेकिन जातिगत भेदभाव भी उनका पीछा कर रहा था। बड़ौदा राज्य की सेवा में रहते हुए उन्हें रहने की समस्या और सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। यह अनुभव उनके लिए बेहद पीड़ादायक था। इससे उनका यह विश्वास और मजबूत हुआ कि केवल व्यक्तिगत शिक्षा पर्याप्त नहीं है। समाज की संरचना में बदलाव और वंचित लोगों के अधिकारों के लिए संगठित संघर्ष भी आवश्यक है। 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। इसका उद्देश्य वंचित वर्गों में शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और आत्मसम्मान को बढ़ावा देना था। आम्बेडकर का आंदोलन केवल राजनीतिक अधिकारों तक सीमित नहीं था। वे शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम मानते थे। उनका प्रसिद्ध संदेश था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। 1927 में महार सत्याग्रह उनके सामाजिक आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव बना। इसका उद्देश्य सार्वजनिक जलस्रोत से पानी लेने के अधिकार के लिए संघर्ष करना था। आम्बेडकर ने स्पष्ट किया कि यह केवल पानी पीने का सवाल नहीं, बल्कि समान मानव अधिकार और सम्मान का प्रश्न था। इसी दौर में 25 दिसंबर 1927 को उनके आंदोलन से जुड़े लोगों ने मनुस्मृति की एक प्रति का प्रतीकात्मक दहन किया। यह जातिगत असमानता के खिलाफ उनके आंदोलन का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया। 1930 में नासिक के कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन के माध्यम से उन्होंने सार्वजनिक धार्मिक स्थलों में समान प्रवेश के अधिकार का मुद्दा उठाया। इन आंदोलनों ने उन्हें वंचित और दलित समाज के प्रमुख नेताओं में स्थापित कर दिया। उनका संघर्ष केवल किसी एक समुदाय के लिए नहीं था, बल्कि वे भारतीय समाज में समानता और मानवीय गरिमा की स्थापना चाहते थे। 1932 में ब्रिटिश सरकार के सामुदायिक प्रतिनिधित्व से जुड़े निर्णयों और अलग निर्वाचक मंडल के प्रश्न पर आम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच गंभीर मतभेद सामने आए।
इसके बाद पूना समझौता हुआ। इस समझौते के तहत दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की जगह संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था के भीतर आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया। यह भारतीय राजनीतिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी और आम्बेडकर की राजनीतिक भूमिका को और मजबूत करने वाली साबित हुई। आम्बेडकर ने राजनीतिक संगठन के माध्यम से भी मजदूरों और वंचित वर्गों के मुद्दे उठाए। 1936 में उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। उनका राजनीतिक चिंतन केवल जाति व्यवस्था तक सीमित नहीं था। वे श्रमिकों, किसानों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अधिकारों पर भी जोर देते थे। 1942 में उन्हें वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम सदस्य के रूप में जिम्मेदारी मिली। इस भूमिका में उन्होंने श्रम और सामाजिक नीति से जुड़े मुद्दों पर काम किया। भारतीय श्रम व्यवस्था के विकास में उनके योगदान का उल्लेख विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों में मिलता है। इसलिए उनके योगदान को केवल संविधान निर्माण तक सीमित करके देखना उनके व्यापक सार्वजनिक जीवन को अधूरा समझना होगा। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और नई सरकार के सामने देश के लिए लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने की ऐतिहासिक जिम्मेदारी थी। इसी वर्ष डॉक्टर आम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने प्रारूप समिति का गठन किया और डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को उसका अध्यक्ष चुना गया। यहाँ एक तथ्य को समझना जरूरी है। भारतीय संविधान किसी एक व्यक्ति ने अकेले नहीं लिखा था। संविधान निर्माण संविधान सभा, उसकी विभिन्न समितियों, विशेषज्ञों और अनेक सदस्यों के लंबे विचार विमर्श का परिणाम था। लेकिन प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर आम्बेडकर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों पर बहस का जवाब दिया और संविधान के मसौदे को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण नेतृत्व प्रदान किया। संविधान निर्माण के दौरान स्वतंत्रता, समानता, न्याय और लोकतंत्र जैसे सिद्धांतों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 17 ने अस्पृश्यता को समाप्त घोषित किया। बाद में अस्पृश्यता के अभ्यास और उससे जुड़े भेदभाव को दंडित करने के लिए कानून भी बनाया गया। लगभग 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन की प्रक्रिया के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकार किया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और भारत एक गणराज्य बना। इस पूरी प्रक्रिया में डॉक्टर आम्बेडकर की भूमिका भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। लेकिन आम्बेडकर के लिए संविधान बन जाना संघर्ष का अंत नहीं था। वे सामाजिक और लैंगिक समानता के प्रश्नों को भी उतना ही महत्वपूर्ण मानते थे। कानून मंत्री के रूप में उन्होंने हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों में सुधार का प्रयास किया। उस समय इस मुद्दे पर व्यापक राजनीतिक और सामाजिक मतभेद थे। अंततः 1951 में उन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। आम्बेडकर अर्थशास्त्र के भी गंभीर विद्वान थे। भारतीय मुद्रा, वित्त और सार्वजनिक वित्त पर उनका अध्ययन काफी व्यापक था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के संबंध में यह कहना अधिक सही है कि उनकी पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी और भारतीय मुद्रा पर उनके विचारों ने उस समय की मुद्रा संबंधी बहस को प्रभावित किया। भारत के राष्ट्रपति के एक आधिकारिक भाषण में भी आरबीआई की अवधारणा के संदर्भ में आम्बेडकर के आर्थिक विचारों और उनकी पुस्तक के प्रभाव का उल्लेख किया गया है। इसलिए यह कहना कि आरबीआई की स्थापना अकेले आम्बेडकर ने की थी, सही नहीं होगा, लेकिन भारतीय मुद्रा और केंद्रीय बैंकिंग पर उनके वैचारिक योगदान को नजरअंदाज करना भी उचित नहीं है। आम्बेडकर का जीवन केवल राजनीति और कानून तक सीमित नहीं था। उन्होंने जाति व्यवस्था, सामाजिक न्याय, लोकतंत्र, अर्थशास्त्र और धर्म जैसे विषयों पर व्यापक लेखन किया। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक अन्नाइलेशन ऑफ कास्ट, जाति व्यवस्था की आलोचना से संबंधित उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में शामिल है। उन्होंने सामाजिक समानता के लिए केवल राजनीतिक सत्ता को पर्याप्त नहीं माना। उनके विचार में लोकतंत्र तभी मजबूत हो सकता है जब समाज में भी समानता और बंधुत्व की भावना हो। जीवन के अंतिम वर्षों में आम्बेडकर ने बौद्ध धर्म का गहराई से अध्ययन किया। उनका मानना था कि बौद्ध दर्शन में समानता, करुणा और तर्क के ऐसे तत्व हैं जो उनके सामाजिक विचारों से मेल खाते हैं। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया। इस अवसर पर उन्होंने अपने अनुयायियों को 22 प्रतिज्ञाएं दिलाईं। यह उनके जीवन का एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण पड़ाव था। धर्म परिवर्तन के कुछ ही सप्ताह बाद 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का निधन हो गया।
उनकी मृत्यु के बाद भी उनके विचार और लेखन लगातार सामाजिक न्याय और समानता की बहस को प्रभावित करते रहे। 1990 में भारत सरकार ने डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। आज उनका नाम भारत के सामाजिक न्याय, लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था के इतिहास में अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। डॉक्टर आम्बेडकर का जीवन हमें यह बताता है कि कठिन परिस्थितियां किसी व्यक्ति की अंतिम पहचान तय नहीं करती। एक ऐसे बच्चे से जिसने जातिगत भेदभाव का सामना किया, लेकर दुनिया के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शिक्षा हासिल करने वाले विद्वान तक और फिर स्वतंत्र भारत के कानून मंत्री तथा संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष तक का उनका सफर असाधारण था। उनकी सबसे बड़ी विरासत केवल संविधान की किताब नहीं है। उनकी विरासत वह विचार है कि हर इंसान को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। शिक्षा केवल नौकरी पाने का माध्यम नहीं, बल्कि सोचने और अपने अधिकारों को समझने की शक्ति है। लोकतंत्र केवल चुनाव का नाम नहीं, बल्कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित सामाजिक व्यवस्था का नाम है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को केवल संविधान निर्माता कहकर उनकी पूरी पहचान को सीमित नहीं किया जा सकता। वे एक अर्थशास्त्री, कानूनविद, समाज सुधारक, लेखक, राजनेता और सामाजिक न्याय के प्रबल विचारक थे। उनका पूरा जीवन ज्ञान, संघर्ष और समानता की खोज की यात्रा था। आज जब भारत अपने लोकतंत्र, संविधान और सामाजिक न्याय की बात करता है, तब डॉक्टर आम्बेडकर के विचारों को समझना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि किसी भी समाज की वास्तविक प्रगति तभी होती है जब उसके सबसे कमजोर व्यक्ति को भी समान अधिकार, सम्मान और अवसर मिले। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का जीवन इसलिए केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं है। यह संघर्ष से सफलता, अपमान से आत्मसम्मान और असमानता से समानता की ओर बढ़ने की एक प्रेरणादायक यात्रा है। उनकी विचारधारा आने वाली पीढ़ियों को भी शिक्षा, तर्क, आत्मसम्मान और सामाजिक न्याय के रास्ते पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहेगी। अगर आपको डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की यह तथ्य जांच की हुई कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें।